तो अब ये जो आपका जो मसल्स का पेयर है, इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं ऐसे मसल्स को जो पेयर की फॉर्म में होते हैं लेकिन अपोजिट काम करते हैं। यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये बाइसेप ट्राइसेप जो है आपके हाथ के, ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा। अब पहले वाले हिस्से के अंदर, इस हिस्से के अंदर आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आपका बाइसेप जो है, ये लिखा हुआ देखें, बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स हो रहा है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल्स तो उसका साइज छोटा होता है, जब रिलैक्स होता है तो साइज जो है वो लॉन्ग होता है, ये लिखा हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो मसल्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका साइज छोटा होगा, जब ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स करेगा इसका साइज बड़ा होगा। तो जब बाइसेप का साइज छोटा होगा तो ये बाइसेप छोटा होते होते आपके इस हड्डी को पुल करेगा, और ट्राइसेप का साइज जब छोटा होगा तो ये आपकी हड्डी को जाने देगा। तो आपका क्या होगा जी, आपका हाथ फोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उल्टा काम करें, अगर आप बाइसेप को रिलैक्स कर दें और ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो बाइसेप देखें जी रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया, उसका साइज बढ़ा, और अब ये आपकी हड्डी को जाने देगा, अब आपकी हड्डी पे ये फोर्स नहीं लगाएगा। और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये छोटा होगा और ये अब आपकी हड्डी को खींचेगा। तो यूं आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाएगा। इमेजिनेशन कर सकते हैं आप, ये दिमाग में इमेजिनेशन कर लें, आपको हाथ महसूस हो जाएगा। इवन कि आप अपने हाथ पे दूसरा हाथ रख के इस मूवमेंट को महसूस कर लें कि जब आप हाथ को फोल्ड करेंगे तो आपका बाइसेप जो है वो मोटा और छोटा हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि ट्राइसेप आपका जो है वो लूज हो जाता है। सो ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के, आपकी हड्डियों को ये स्केलेटन मसल्स हिलाते कैसे हैं। ठीक है, ये तो हमने हिलाने पर बात करी थी। तो हमने ये देख लिया कि हमारे हमारे जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ये हमारी हड्डी को मूव कैसे करते हैं। अब बात ये होती है जी कि ये हमारे स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होते हैं। देखा ना आपने, आप बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका हाथ फोल्ड हुआ है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका हाथ जो है वो सीधा हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होते हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें स्केलेटन मसल्स के अंदर तक जाना पड़ेगा, डीप उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये सारा देखें आप, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक है। सो ये हमने लिया एक स्केलेटन मसल्स, ये हमारा एक स्केलेटन मसल है। सपोज कर लें ये बाइसेप है, जैसे आपके हाथ होता है, आपका हाथ में ये बाइसेप नजर आ रहा है, ट्राइसेप नजर आ रहा है, इस तरह ये एक स्केलेटन मसल है। इसमें ये जो आपको सिलेंड्रिकल शेप के नजर आ रहे हैं ये इसके सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं स्केलेटन मसल फाइबर। इस डायग्राम में आपको 7 स्केलेटन मसल फाइबर नजर आ रहे हैं। एक, ठीक है जी, मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। ये तो ये आपका एक स्केलेटन मसल है। सपोज कर लें ये मैंने इतना पूरा बाइसेप उठा लिया, तो ये एक पूरा स्केलेटन मसल है, ये टिश्यू होता है। इस ये टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्केलेटन मसल्स का जो सेल है वो स्केलेटन मसल फाइबर कहलाता है। ये पूरा एक सिलेंडर, ये एक सेल है। यहाँ कितने सेल नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल नजर आ रहे हैं हमें। तो अब ये स्केलेटन मसल हो गया, इसके जाहिर बात है इसकी वर्किंग इसके सेल्स के अंदर होती है। सो हम इसका एक सेल उठा लेते हैं। सो अगर हम इसका एक सेल उठा लेते हैं, ये रहा एक स्केलेटन मसल फाइबर, ये आ गया एक स्केलेटन मसल फाइबर। लंबा लंबा होता है जी इसका, ये मैंने कुछ आपको शेप के बारे में बताया था कि ये सिलेंडर शेप का होता है, सिलेंडर शेप होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, सेट्रिएशंस पाई जाती हैं और अनब्रांच होता है। सेट्रिएशन से मुराद है कि आप ये स्केलेटन मसल फाइबर को देखें, आपको जो है ऑल्टरनेट ये डार्क कलर नजर आ रहा है, फिर ये लाइट कलर है, फिर ये डार्क कलर है, फिर ये लाइट। तो ये ऑल्टरनेट डार्क लाइट डार्क लाइट, ये जो धब्बे आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सेट्रिएशन। सेट्रिएशंस आपको खाली इन दो मसल्स में मिलती है, स्केलेटन में और कार्डियक में। स्मूथ में सेट्रिएशंस नहीं होती। तो हमारे पास ये जो स्केलेटन मसल फाइबर है लंबा होता है, सिलेंडर शेप होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक एक सेल के अंदर, सेट्रिएशंस भी होती हैं और अनब्रांच होता है। अनब्रांच का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा। देख लें, हर मसल अकेला है जी, इसमें कुछ से कोई ब्रांच निकल के दूसरे मसल से कनेक्ट नहीं हो रही। ब्रांचिंग सिस्टम आपको खाली कार्डियक में मिलता है। ये देखें, ये एक मसल है, इसमें से ये ब्रांच निकल रही है, दूसरे से कनेक्ट हो गई, ब्रांच निकल रही है, तीसरे से कनेक्ट हो गई। तो ब्रांचिंग आपको खाली कार्डियक मसल्स में मिलती है, स्केलेटन और स्मूथ में ब्रांचेस नहीं होती।
तो ये स्ट्रक्चर पर हमने बात करी कि ये जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, इनका जो सेल होता है स्केलेटन मसल फाइबर, इसका स्ट्रक्चर कैसे, सिलेंडर है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सेट्रिएशंस पाई जा रही हैं और अनब्रांच है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये पूरी जो आपकी इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होगा या लेयर जो होगी, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे होते हैं, आम सेल के अंदर जैसे कि आपका आम सेल होता है ना, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर ये सारा उसका जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। तो बस ये जो आपका स्केलेटन मसल फाइबर है, ये बिल्कुल आम सेल की तरह है, बस फर्क क्या है कि इसका शेप लंबा है, सिलेंडर शेप है इसका। तो अब इसके इंटरनल मैंने बात बताया आपको कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सर्कोलीमा। साइल मेम्ब्रेन नहीं कहते, अलग नाम रखा हुआ है सर्कोलीमा। इसके साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म नहीं कहते, सर्कोप्लाज्म कहते हैं। बाकी इसके अंदर आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगी उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस भी है, और बल्कि एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज, तमाम ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, जो एक सेल के अंदर होते हैं वो तमाम ऑर्गेनल्स इसके अंदर भी पाए जा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि आप इसकी मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा कह रहे हैं, इसकी साइटोप्लाज्म को आप सर्कोप्लाज्म कहते हैं, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। सिर्फ नाम का फर्क है। नाम का फर्क क्यों रखा हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम मसल्स की बात कर रहे हैं, ना कि किसी नॉर्मल से गोल से सेल की। तो सिलेंडर शेप का सेल है जी, इसके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ यानी कि कुछ मजेदार सी चीजें क्या, कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है, पहली बात, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा, इन्होंने अपने अंदर फूड को स्टोर किया हुआ होता है, किस शक्ल के अंदर, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की शक्ल में, एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर किया हुआ होता है। हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया जब फूड को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो उसको कौन सा फूड चाहिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए। और जब सेल्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं तो ग्लूकोज को फिर वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो ये फूड ही है, एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हुआ है इसने ग्लाइकोजन की शक्ल में, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। इसके अलावा एक्स्ट्रा माइट्रोकॉन्ड्रिया इनके पास मौजूद है। उसके अलावा इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। यही मायोग्लोबिन, रेड कलर का जो मायोग्लोबिन है, इसी की वजह से तो आपको इसका जो कलर है वो रेड नजर आ रहा होता है। आपने देखा ना, गोश्त लाल कलर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को जोड़ लेता है अपने साथ, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ये अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा फूड है, और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ आ रही है बात, मायोग्लोबिन ने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोर करी हुई है, ग्लाइकोजन ने एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हुआ है, और इस फूड को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी आपके इस स्केलेटन मसल फाइबर में एक्स्ट्रा पाया जा रहा है, क्योंकि आपके स्केलेटन मसल फाइबर को अपने वर्किंग के लिए ठीक ठाक एनर्जी की जरूरत होती है। स्केलेटन मसल फाइबर को काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसने एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली हुई है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है, ताकि इसको जब भी एनर्जी की जरूरत हो ये ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बना लेगा, मायोग्लोबिन में से ऑक्सीजन लेगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो हम जो खाना खाते हैं, ज्यादातर हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी लग जाती है। हम जो खाना खाते हैं ना, हमारे खाने से जो एनर्जी हासिल होती है, ज्यादातर आपका ये मसल्स कंज्यूम कर लेता है। यही वजह है कि अगर आप कहीं से चल फिर के आते हैं, 1.5-2 घंटे वॉक करके आते हैं, तो फिर आपको भूख लगती है, क्योंकि आपने वॉकिंग के दौरान, चलने फिरने के दौरान अपने मसल्स से ठीक ठाक काम कराया, और मसल्स ने बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर ली है। तो दैट इज वाई अब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है। सो ये हो गया जी आपका स्केलेटन मसल फाइबर। अब इस स्केलेटन मसल फाइबर में अगर आप इसका काटें, इसको लंबाई में काटें, जैसे मैंने भी काट के आपको दिखाया हुआ है, ये हिस्सा देखें आप, काट के दिखाया हुआ आपको। तो अगर हम इसको लंबाई में काटें, इसको हम देखें, तो हमें नजर ही आता है कि इस स्केलेटन मसल फाइबर के ये जो सर्कोप्लाज्म होता है, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें लंबे लंबे से फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। नजर आ रहा है आपको ये डायग्राम, ये चकोर जो बनाया हुआ आपको, अगर हम इसको देखें, हमारे स्केलेटन मसल फाइबर में इसके जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि सर्कोप्लाज्म, उसमें लंबे लंबे से फिलामेंट्स होते हैं जी। इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स ही हैं असल काम, असल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो यही करेंगे। बाकी तो स्केलेटन मसल फाइबर ने इन मायोफाइब्रिल्स को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, इनको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये काम है जी स्केलेटन मसल फाइबर का।
असल स्केलेटल मसल फाइबर में जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है वो ये मायोफाइब्रिल पैदा करते हैं, मायोफाइब्रिल करते हैं। सो अब हमें मायोफाइब्रिल को देखना पड़ जाएगा। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स समझना है तो अब हमें मायोफाइब्रिल में जाना पड़ेगा। सो हमने एक मायोफाइब्रिल निकाला, लंबा सा मायोफाइब्रिल होता है, ये निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखें लंबा सा, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन इसका डायमीटर स्केलेटन मसल फाइबर के डायमीटर से बहुत ज्यादा छोटा है। तो अब हम एक मायोफाइब्रिल को देखते हैं जी। ये हमारे पास एक मायोफाइब्रिल की डायग्राम है, ये आपको बताए, देख लें सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप है, लंबा सा। अच्छा याद रखिएगा, इट इज नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है, सेल तो स्केलेटन मसल फाइबर था, ये तो प्रोटीन का एक बड़ा सा फाइबर है। सही है, अक्सर हमारी ये कंफ्यूजन हो जाती है जी कि इसको भी सेल समझ रहे होते हैं, नहीं, इट इज नॉट अ सेल, सेल तो ये था, ये है एक सेल, और इस सेल के अंदर प्रोटीन के लंबे लंबे से फिलामेंट्स हैं, ये मायोफाइबर। तो ये सेल नहीं है, ये प्रोटीन के लंबे लंबे से फिलामेंट्स हैं, जिनमें दो तरह के मजीद फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट के अंदर फिलामेंट, सेल के अंदर फिलामेंट और फिलामेंट के अंदर फिलामेंट। ठीक है, नाउ दैट इज द कंफ्यूजिंग पार्ट, अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। सो स्केलेटन मसल फाइबर जो है वो एक सेल है, उसके अंदर लंबे लंबे से, मैंने आपको झाड़ू की एग्जाम्पल दी थी कि जैसे झाड़ू के अंदर टिंके घुसे हुए होते हैं ऐसे। तो स्केलेटन मसल फाइबर एक सेल है और उसमें लंबे लंबे से फिलामेंट्स हैं, उन फिलामेंट्स को आप कहते हैं मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल कोई सेल नहीं होता, ये मायोफाइब्रिल प्रोटीन से बना हुआ एक लंबा सा फिलामेंट होता है। तो अगर हम मायोफाइब्रिल को देखें तो ये हमारे पास एक मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, मैंने आपको कहा है ना, ये खुद भी एक फिलामेंट है। तो मायोफाइब्रिल एक फिलामेंट है, एक प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट है, और इसमें हमें दो छोटे छोटे फिलामेंट्स मिलते हैं, एक कहलाता है थिक फिलामेंट, एक कहलाता है थिन फिलामेंट। उन फिलामेंट्स को हम कहते हैं मायोफिलामेंट। ठीक है जी, एक क्या कहलाता है थिन फिलामेंट, एक कहलाता है थिक फिलामेंट। आपको इस डायग्राम में जो रेड कलर की मोटी लाइंस नजर आ रही हैं वो थिक फिलामेंट है, और जो ब्लू कलर की पतली लाइंस नजर आ रही हैं वो थिन फिलामेंट है। यही थिक और थिन फिलामेंट मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज होके ये पूरा एक मायोफाइब्रिल बन जाता है। ठीक है, तो ये तीन थिक फिलामेंट यही अरेंज होंगे और ये एक मायोफाइब्रिल बन जाएगा, तो ये भी तो एक फिलामेंट हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। सो मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मायोफाइब्रिल एक लंबा सिलेंडर फिलामेंट होता है, जिसमें दो तरह के छोटे से फिलामेंट्स हमें मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। अब इन मायोफिलामेंट्स में एक थोड़ा मोटा फिलामेंट होता है, उसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, और एक थोड़ा पतला सा होता है, उसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है वो एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं मायोसिन, उससे बना हुआ है। जबकि थिन फिलामेंट में ज्यादातर जो प्रोटीन होता है वो एक्टिन होता है, लेकिन उसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी पाया जाता है, तीन प्रोटीन होते हैं उसमें, लेकिन एक्टिन ज्यादा है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। सो इस डायग्राम में जितना भी आपको रेड कलर की लाइंस नजर आ रही है दे आर द थिक फिलामेंट्स, और जितनी भी ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं उनको आप कहते हैं थिन फिलामेंट्स। अब अगर आपने इस डायग्राम को गौर से देखा हो तो आपको नजर आ रहा है रैंडम अरेंज नहीं है ये फिलामेंट्स, अनसेंड अरेंज नहीं हुए वे, खास पैटर्न से अरेंज हुए वे। आपको पूरे देखें जी, पहले आपको एक थिक फिलामेंट्स की पूरी लंबाई में अरेंज हुए में, लंबाई में अरेंज हुए में, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, और उसके बाद फिर दोबारा आपके पास थिन थिक फिलामेंट अरेंज हुए में, यानी थिक फिलामेंट्स लंबाई में अरेंज हुए में, और दो पूरी रॉस के दरमियान थोड़ा सा गैप है, और इन गैप्स के अंदर आपको थिन फिलामेंट्स मिल रहा है, और थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट के अंदर तक गया हुआ है। नजर आ रहा है ना, देख लें डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ऐसे ये थिक फिलामेंट्स हैं, लंबाई में अरेंज हुए में, एक इधर, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर यहाँ अरेंज हुए में, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर यहाँ अरेंज हुए में, ऐसे हैं ये थिक फिलामेंट्स। और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो आपको इन बीच का जो गैप है ना इनमें मिल रहा है थिन फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट्स अंदर तक गया हुआ है जी, इधर इसके अंदर तक गया हुआ है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई तो फिर मैं उस डायग्राम के बजाय अपनी डायग्राम क्यों बना रहा हूँ। सो यही बस आपका मायोफाइब्रिल बस यही है भाई, लंबा सा सिलेंडर सा फिलामेंट है जो उसमें दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक होता है थिक मायोफिलामेंट, एक होता है थिन मायोफिलामेंट। थिक थोड़ा मोटा होता है, थिन, अब इन्हीं की अरेंजमेंट से तो वो लाइट डार्क ब्लेंड आ रहा है। ये जो थिक फिलामेंट है, अगर ये सारा एक लाइन में अरेंज हुआ हुआ है तो ये फिर अगर आप और इसको आप थोड़ा सा दूर करके देखेंगे तो ये डार्क रीजन हो जाता है, और जहां पर थिन फिलामेंट्स आए हैं सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, जहां पर जहां थिक फिलामेंट नहीं है उसको अगर आप थोड़ा सा दूर होके देखेंगे तो वो आपको लाइट नजर आएगा।
अपनी आंखों को थोड़ा सा धुंधला कर लें, जैसे होता है ना चुंदी आंखें कर लेते हैं, चुंदी आंखें करके इस डायग्राम को देखें, आपको लगेगा कि जहां थिक फिलामेंट है वो डार्क रीजन है, जहां सिर्फ थिक फिलामेंट है। अच्छा, थिन फिलामेंट यहाँ पे भी इनका अंदर के बीच में हो रहा है, लेकिन सिर्फ थिन फिलामेंट की बात करें तो जहां सिर्फ थिन फिलामेंट है वो आपको लाइट नजर आता है। सो ये जो आपके डार्क लाइट बन रहे हैं ना, ये वो ही है, ये रहे, यही है ये डार्क बैंड, ये इन प्रोटीन्स के अरेंजमेंट है। कहाँ आ गया, मैं देखो। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें ना, तो ये रीजन कौन सा है जी, जहां पे सारा थिक फिलामेंट है, या सारा थिक फिलामेंट घुसा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी सारा थिक फिलामेंट है, थिक मायो फिलामेंट, ये भी सारा थिक फिलामेंट है। और थिन फिलामेंट कहाँ है जी, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ब्लू ही ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। थिन फिलामेंट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ इन रीजन में थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट जो है वो थोड़ा सा डार्क रीजन के अंदर भी आ रहा होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, नीचे देख लें। थिन फिलामेंट जो है ना, ये थिन फिलामेंट थोड़ा सा डार्क रीजन के अंदर तक जा रहा होता है, अंदर तक जा रहा होता है, यही तो मूवमेंट पैदा करेगा, ठीक है। तो यही आपका ये जो थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट है, यही आपके स्केलेटल मसल्स में सेट्रिएशंस बनाती हैं। जहां सारा थिक फिलामेंट अरेंज हुआ हुआ होगा वो डार्क रीजन नजर आ रहा होता है, जहां सारा थिन फिलामेंट होगा वो लाइट रीजन नजर आ रहा होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। जरा इस डायग्राम को मिटा दें, पता नहीं कहाँ से दोबारा आ गई। अच्छा, अब हमने इन रीजन्स के नाम रखे हुए हैं, हमने जो ना इन रीजन्स के जो हमारे पास मायोफाइब्रिल के रीजन्स बन रहे हैं, हमने इनका नाम रखा हुआ है। जो डार्क रीजन हमें नजर आ रहा होता है, डार्क बैंड जो हमें नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं ए बैंड। जो लाइट रीजन होता है, यानी वो हिस्सा जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट है, आपको लाइट नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है जी। तो अगर मैं वापस पुरानी डायग्राम में आऊं, तो ये ए बैंड है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, ठीक है जी। जो डार्क नजर आ रहा है वो ए बैंड है, जो लाइट नजर आ रहा है वो आई बैंड है। या यूं कह लो कि जहां थिक फिलामेंट है वो डार्क बैंड, वो ए बैंड है, जहां सिर्फ थिन फिलामेंट है वो आई बैंड है। अच्छा, थिक, ये जो आपको डार्क बैंड होता है, ए बैंड जो होता है, उसमें आपको देखें बीच में एक लाइन नजर आ रही होती है, हल्की सी लाइन नजर होती है जी, लाइट सी लाइन होती है, हल्की सी लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन, ये लिखा हुआ मैंने नाम, एम लाइन, ठीक है जी। और इसी तरीके से लाइट बैंड में भी आपको एक लिए लाइन नजर आ रही होती है, ये एक लाइन नजर आ रही होती है, ये थोड़ी डार्क होती है, और इसको हम कहते हैं जेड लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास थिक, ये डार्क बैंड है जी, डार्क बैंड है सपोज करें, तो यहाँ आपको ऐसे लाइन नजर आ रही होगी, ये एक डार्क बैंड है, ठीक है जी, यहाँ एक लाइन नजर आ रही होगी। और ये जो है हमारे पास लाइट बैंड है जी, इनके बीच में, तो यहाँ एक लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ लाइट बैंड है तो ये एक लाइन नजर आ रही होगी। तो ये ब्लू वाली जेड लाइन हो गई, ब्लैक वाली जो है ये एम लाइन हो गई, ये एम लाइन है, ये जेड लाइन है, ये एम लाइन है, ये जेड लाइन है। जबकि ये डार्क बैंड जो है ये ए कहलाएगा, और ये जो लाइट बैंड है ये आई कहलाएगा, ठीक है। तो ये जरा ध्यान में भी डालिएगा, अरेंजमेंट के हमने नाम रख दिए, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा होता है, यानी एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई, तो ये दो जेड लाइन के ये जो बीच का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं सर्कोमेयर। ये एक समझ लो यूनिट कहलाता है, ये एक हिस्सा है जो कि मूव करेगा, ठीक है जी। तो ये हमने मायोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे पैदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होता है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स देखते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के लिए हमने जो है अपने इस ए बैंड आई बैंड को जरा एक सिंपल सी डायग्राम में शो कर दिया है। ये जो ब्लू नजर आ रहा है आपको, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है आपको, ये आपका वही थिन फिलामेंट है। ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है ये हिस्सा, ये आपका थिक फिलामेंट है, ठीक है। थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। इसी तरीके से वापस आते हैं, ये हमने ये जो लाइन बनाई हुई है ये जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, और ये बीच में आप देख रहे हो थिक के बीच में ये लाइन आ रही है, ये एम लाइन है, ठीक है जी। ये आपको वही स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपको। तो ये लेवलिंग जरा ध्यान में रखिएगा कि आपके पास ये बीच वाला जो है वो मोटा बनाया हुआ भी हमने इसी वजह से कि जी ये मोटा है, थिक फिलामेंट, नीले वाले को हमने पतला किया हुआ है ताकि थिन फिलामेंट हो। फिर थिक फिलामेंट के बीच में आपको लाइन डाल दी ताकि आप समझ जाए ये एम लाइन है, और ये जो किनारे किनारे हैं ये जेड लाइन है। हमने एक सर्कोमेयर ले लिया, एक सर्कोमेयर लिया क्योंकि दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन है।
अब होता क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि थिक फिलामेंट के ऊपर ये कुछ आपको कुछ दाने दाने से नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना दाने। इनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ये जो थिक फिलामेंट होता है हमारा, ये कोई ऐसा प्लेन नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसे क्रॉस ब्रिजेस निकले हुए होते हैं, ऐसे क्रॉस ब्रिजेस, ऊपर भी नीचे भी क्रॉस ब्रिजेस निकले हुए होते हैं ऐसे, यानी कि आउट ग्रोथ होती है। मेरे पास नीचे एक डायग्राम है, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो है ना, ये थिक फिलामेंट है, और ये इसका क्रॉस ब्रिज निकला हुआ है। ठीक है, तो इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, इनका बड़ा अहम रोल है। ठीक है जी, ये क्रॉस ब्रिजेस है। अब होता क्या है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, तो ये क्रॉस ब्रिज उठता है और थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपनी डायग्राम शो करके दिखाता रहता हूँ। ये थिक फिलामेंट ले लिया मैंने, और ये मैंने जो है वो एक थिन फिलामेंट ले लिया। ठीक है, अब होता क्या है जी, होता क्या है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ना, जब आपका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, सपोज करें आपको, आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सुखड़ना है, साइज छोटा करना है, तो ये क्रॉस ब्रिज क्या करेगा जी, ये थिन फिलामेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा, जोड़ देगा, उसको अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, उसके बाद ये एक पावर स्ट्रोक लेता है, यानी एक झटका लेता है और पीछे की तरफ मूव करता है, ऐसे इस तरफ मूव करेगा। अब जाहिर बात है, इसके साथ जब ये ऊपर थिन फिलामेंट अटैच हुआ है और ये पीछे मूव करेगा, तो अब थिन फिलामेंट भी पीछे मूव करेगा। तो अब मैं जरा नीचे पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो होता क्या है, जब आपके आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये जो क्रॉस ब्रिज होता है थिक फिलामेंट का, ये बाउंड बना लेता है, जुड़ जाता है किससे, आपके थिन फिलामेंट से, ब्लू वाले थिन फिलामेंट से अटैच हो जाता है। उसके बाद ये एक पावर स्ट्रोक लेता है। पावर स्ट्रोक का मतलब होगा ये पीछे की तरफ मुड़ता है। अब जब ये पीछे की तरफ मुड़ेगा, तो चूंकि थिन फिलामेंट इससे अटैच हुआ है, तो थिन फिलामेंट इसके साथ साथ पीछे जाता है। अब ये देखिए, ये पावर स्ट्रोक लेके पीछे हो गया, इसने पावर स्ट्रोक लिया और पीछे हुआ। और जब ये पीछे हुआ, तो जाहिर बात है, इमेजिनेशन कर सकते हैं आप, थिन फिलामेंट थोड़ा सा पीछे आ जाता है, थोड़ा सा पीछे हो गया, फिर ये दोबारा छूट जाएगा, यानी कि लूज हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा ये सीधा हो जाएगा, फिर दोबारा ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये छूटेगा, फिर दोबारा ये आएगा और यहाँ से अटैच हो जाएगा, सीधा होगा और अटैच हो जाएगा, फिर दोबारा एक पावर स्ट्रोक होगा, आपके मसल्स को और पीछे कर लेगा। ऐसे ये जैसे कश्ती चलाते हैं ना पानी में, आप पानी के अंदर चाबुक डालते हो, फिर पानी को पीछे फेंकते हो, फिर दोबारा चाबुक निकालते हो, फिर पानी में आगे डालते हो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपका जो क्रॉस ब्रिज है, पहले ये जुड़ता है थिन फिलामेंट से, एक पावर स्ट्रोक लेके आपके थिन फिलामेंट को पीछे कर देता है, फिर अपने आप को जो है ये थिन फिलामेंट से डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है, फिर दोबारा सीधा होता है, और फिर दोबारा एक और बॉन्ड बना के आपको पीछे कर देता है। ठीक है, ये मैंने इस डायग्राम में भी देखा, आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम में भी ये नजर आ रहा है, देखें। ब्लैक ले लेता हूँ जरा। हाँ, देखें, यहाँ सबसे पहले इस हिस्से में मैंने क्या शो किया हुआ है कि आपका क्रॉस ब्रिज बाइंड हो गया किससे, थिन फिलामेंट से। फिर इस वाले हिस्से में हमने क्या शो किया हुआ है कि थिन फिलामेंट ने एक पावर स्ट्रोक लिया, मुड़ा है पीछे की तरफ, जिससे आपका थिन फिलामेंट पीछे की तरफ मूव हुआ है। फिर तीसरी डायग्राम में हमने क्या शो किया हुआ है कि थिन फिलामेंट, वो जो क्रॉस ब्रिज है, वो अलग हो गया। और चौथी डायग्राम में हमने क्या शो किया हुआ है कि फिर वो दोबारा सीधा हो गया, और अब फिर नया बॉन्ड बनाने को तैयार है, फिर नया बॉन्ड बनाने को तैयार है, फिर दोबारा वो नया बॉन्ड बनाएगा, और फिर दोबारा एक पावर स्ट्रोक लेगा, आपके फिलामेंट को पीछे करेगा, फिर दोबारा अलग होगा, फिर दोबारा एक नया बॉन्ड, ऐसे कश्ती की तरह ये आपके थिन फिलामेंट को पीछे करता रहता है। तो अब क्या होगा, जब आपके ये थिन फिलामेंट पीछे होंगे, ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम में, अब आपके ये जो थिन फिलामेंट हैं, ये पीछे हो के, जो आपका वो जो बीच का जो लाइट बैंड था, वो कम हो गया, आई बैंड जो था ना, वो कम हो गया, देखिए छूट गया, रिलैक्स कम हो गया, और अब आपको मसल्स का साइज छोटा नजर आ रहा है। आपका पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था मसल्स का साइज, अब देखें आप मसल्स का साइज छोटा रिड्यूस होकर कितना सा हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इस मॉडल को हम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, इस मॉडल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ऑक्सले ने ये पेश किया था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल।
क्योंकि इसमें फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है जी, आपके थिन फिलामेंट, ये आपको मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से बता दिया। अब आपका क्या होगा कि वो जो आपका लाइट बैंड है वो थोड़ा छोटा हो गया, वो छोटा हो गया, दोनों लाइट बैंड, दोनों जो थिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के क्लोज आ गए, लाइट बैंड बहुत छोटा हो गया है, आपके मसल्स का साइज छोटा हो जाता है, आपका मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट वापस उसको नॉर्मल होना होता है तो फिर ये वापस अपने पीछे की तरफ चला जाता है, फिर कोई बाइंडिंग नहीं होती, आपके ये पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब ये तो हो गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, ट्रिगर कैसे होता है, ये ट्रिगर कैसे होता है। हमने कहा है ना वॉलंटरी एक्शन है, तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट यानी कि कौन बताएगा, कौन बताएगा कि आपके क्रॉस ब्रिज को कि आओ भाई थिन फिलामेंट से अटैच हो जाओ, तो इसका जवाब है जी नर्वस सिस्टम। आपने जब अपने हाथ को मूव करने की ठानी, आपने अपने हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की ठानी, आपका ब्रेन एक इम्पल्स बनाएगा, एक इम्पल्स बनाएगा, वो इम्पल्स आपके न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल होके आपके उस न्यूरॉन तक आएगा जो आपके उस मसल से अटैच है। ठीक है, ये सारा एक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। तो जब आपने सोचा कि जी मैंने अपने हाथ को हिलाना है, आपके दिमाग ने एक इम्पल्स बनाया, वो इम्पल्स आपका ट्रेवल करते हुए उस न्यूरॉन पर आएगा जो आपके मसल से अटैच है। ये वो न्यूरॉन है और ये आपका मसल है, पूरा मसल फाइबर। ठीक है, स्केलेटन मसल फाइबर, ये आपका पूरा स्केलेटन मसल फाइबर है। तो अब जब न्यूरॉन के टर्मिनल, अब वो जो इम्पल्स है आपके न्यूरॉन के टर्मिनल पर आता है, तो आपके न्यूरॉन के टर्मिनल पर ऐसे ये न्यूरो कहलाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपको कहा ना, ये चीज मैं अगले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये न्यूरो कहलाते हैं, इनके अंदर एसिटाइल कोलिन नाम का एक रिसेप्टर, एक वो जो है ना कंपाउंड पाया जाता है। ये सारे गोल गोल अंडे नजर आ रहे हैं, ये हैं जी न्यूरो और इनमें जो है न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। इनके अंदर एक खास कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। तो अब जैसे ही इस न्यूरॉन को इम्पल्स मिलता है, तो ये अपने जो न्यूरो होते हैं उनको किनारे तक लाता है, उनको खोलता है, और ये एसिटाइल कोलिन जो है जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे जमा हो जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है जी, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का गैप, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये सारा एसिटाइल कोलिन जो है ये आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। फिर आपके मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है सर्कोलीमा, उसके अंदर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर जी आपको नजर आ रहे होंगे, ये रहा रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करते हैं। जैसे वो रिसीव करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, मैं मसल्स को मैसेज मिल गया। ठीक है, जैसी रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन अटैच होगा तो ये आपके मसल्स को एक समझ लें पैगाम मिल गया कि हाँ जी अब स्टार्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स शुरू कर दो, ऐसे पैगाम मिलता है। इस हिस्से को जो अभी तक मैंने आपको बताया, इस हिस्से को हमने अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसको अगले चैप्टर के लिए भी छोड़ देते हैं। तो जैसे हमारा इम्पल्स हमारी नर्व न्यूरॉन्स के जरिए ट्रेवल होकर हमारे न्यूरॉन के टर्मिनल पर आता है, तो वहां पर जो न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं वो किनारे पे आके अपने एसिटाइल कोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये हमारे मसल्स की जो सर्कोलीमा होता है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे ये आके अटैच हो जाते हैं। जैसे ये रिसेप्टर से अटैच होते हैं, आपके मसल्स को पैगाम मिल जाता है जी कि हाँ जी आपने आपने काम शुरू करना है। तो आपका आपका मसल क्या काम करता है जी, आपके मसल में सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, जो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इनमें कैल्शियम स्टोर हुआ हुआ होता है। क्या स्टोर हुआ हुआ होता है, कैल्शियम, ये लिखा हुआ भी हमने मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जैसे आपकी मेम्ब्रेन को ये पैगाम मिला, आपके जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो अपने अंदर स्टोर हुए हुए कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये सब मैं मिटाऊं फालतू चीजें, कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम रिलीज होता है, अब कैल्शियम जो है वो आपके थिन फिलामेंट में आएगा। किस में आएगा, थिन फिलामेंट में। अब थिन फिलामेंट में मैंने आपको बताया था 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन होता है, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन के साथ ये कैल्शियम अटैच हो जाता है, ये कैल्शियम जो है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है वो साइड में हो जाता है, और जो ट्रोपोमायोसिन है वो फ्रंट में आ जाता है, ट्रोपोमायोसिन। अगर मैं ट्रोपोमायोसिन को ना ट्रोपोनिन ने ढका हुआ है, ट्रोपोमायोसिन होता है सामने, लेकिन इसके आगे ट्रोपोनिन आया हुआ होता है और इसको ढका हुआ होता है। जैसे ये कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ लगा, तो ट्रोपोनिन जो है आपका हट गया, और अब ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज हो गया, सामने आ गया। और ट्रोपोमायोसिन वो जगह है जहां पर क्रॉस ब्रिज अटैच होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अटैच नहीं हो रहा होता। ये आपका क्रॉस ब्रिज है, ये किससे अटैच होगा, ये सपोज कर लीजिए ये है आपका ट्रोपोमायोसिन, इससे अटैच होता है।
लेकिन आमतौर पे क्या होता है जी, इसके ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ है, किसका, ट्रोपोनिन का। जैसे कैल्शियम आता है इसके साथ अटैच होता है, ये ढक्कन साइड में शिफ्ट हो जाता है, हट जाता है, ट्रोपोनिन जो है वो, ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, और जैसे ही एक्सपोज होती है क्रॉस ब्रिज इससे आके अटैच हो जाता है, और अब अटैच हो जाएगा तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हमारा दिमाग इसको कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग इम्पल्स के जरिए हमारे न्यूरॉन को मैसेज देता है, न्यूरॉन जो है वो अपने एसिटाइल कोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ में रिलीज करते हैं, मसल्स जो है उनके रिसेप्टर्स इसको रिसीव करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करते हैं, कैल्शियम प्रोपोनिन के साथ रिएक्ट करके इसको जो है वो साइड में कर देता है, ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, क्रॉस ब्रिज अटैच हो जाता है। अब जब क्रॉस ब्रिज अटैच होगा, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉस ब्रिज अटैच होगा तो एक पावर स्ट्रोक होगा, जिससे क्रॉस ब्रिज जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड को ले जाएगा, थिन फिलामेंट को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा, फिर अटैच से रिलीज हो जाएगा वापस, और फिर दोबारा अटैच हो जाएगा। इधर एडीपी का काम होता है, इधर क्या होता है, एडीपी का, जहां से स्टार्ट करते हैं इस हिस्से से, जब आपका पावर, आपका स्लाइडिंग पीछे चला गया और ये अलग हुआ है, तो अब इसको एक एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, फॉरन एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो टूट के एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी की वजह से आपका ये जो आपका, अल्लाह आपका भला करे, क्रॉस ब्रिज है ये सीधा हो जाता है। देखिए इसको एटीपी मिला, लेकिन एटीपी क्या हो गया, हाइड्रोलाइज, टूट गया, टूटने से एटीपी के हमें पता है एनर्जी मिल जाती है, तो अब आपके इस क्रॉस ब्रिज को जैसी एनर्जी मिली ये सीधा हो गया, देखें सीधा हो गया, और अब एटीपी का जो प्रोडक्ट होता है एडीपी और फॉस्फेट वो इसके साथ अटैच रहता है, अटैच रहता है। अब ये आपका जो है वो वापस क्रॉस ब्रिज के साथ जुड़ेगा, और फिर एक पावर स्ट्रोक लेगा, जैसी पावर स्ट्रोक लेगा एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, और फिर साइकिल का दोबारा हो जाएगी शुरू। तो ये पावर स्ट्रोक का मामला है कि क्रॉस ब्रिज से, एक क्रॉस ब्रिज है उसके पास एडीपी फॉस्फेट होते हैं, वो आपके थिन फिलामेंट के साथ अटैच होता है, और फिर जैसी एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होते हैं तो ये वापस मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है, फिर जैसी एटीपी मिलता है तो ये छूटेगा और वापस सीधा हो जाएगा, ये इसका चलता रहता है साइकिल। तो ये था जी हमारे पास हमारे स्केलेटल मसल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने देखा कि हमारे स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करते हैं, उनका जो हमने मैकेनिज्म है दिमाग से किस तरह कंट्रोल होता है, और ये क्रॉस ब्रिजेस और इनका जो पावर स्ट्रोक है ये सब हमने देखा। टाइम हमारा 1 मिनट से कम रह गया, कोई सवाल है तो पूछिएगा।